अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ ऑन स्क्रीन मौजूद हूँ। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो एटॉमिक साइज़ और उसके पीरियोडिक ट्रेंड्स और कुछ असेसमेंट और एग्जांपल हमने डिस्कस की थी और यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दी थी। कुछ बच्चे हमसे ये पूछ रहे होते हैं कि जी ये लेक्चर्स कब से स्टार्ट हुए हुए हैं, तो ये अप्रैल से स्टार्ट हुए हुए हैं, तो आपके इस सेशन के एंड तक ये जाएंगे। मतलब कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी क्रैश कोर्स भी हम चलाएंगे, रिवीजन भी हम चलाएंगे, पीबीए भी मैट्रिक का हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। कुछ बच्चों को आइडिया नहीं है कि ये क्लासें अभी जून में होंगी और ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, ये जुलाई में ब्रेक आएगा 1 मंथ का और उसके बाद अगस्त में दोबारा स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी और पीरियोडिक ट्रेंड्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी बुक पे जो पेज है वो कहाँ पे है उसको हम देख लेते हैं, जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.6, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस के हवाले से डिस्कशन की थी। आज जो है वो हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन आयन से है, यहाँ पे हम कैट आयन फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। वो एनर्जी जो कि किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है आइसोलेटेड गैशियस एटम, ठीक है, जो कि एक एटम से, गैशियस एटम से निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगी। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। और जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, उतना ही वो एटम पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। उसके बाद ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये हमें बताती क्या है, इंफॉर्मेशन क्या बताती है कि ये डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस के ऊपर। वो एटम जिनका एटॉमिक साइज़ ग्रेटर होता है उनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज के डिपेंड किस पे कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो एटम जिनका साइज़ ग्रेटर होता है उनके न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ रिमूव किए जा सकते हैं और उनके लिए कम से कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और वो एटम जिनका एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है या कम होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो हायर हो जाती है। तो उस केस में उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो इसके ट्रेंड्स में हम जब देखेंगे और इसके यूनिट्स क्या होंगे, किलो जूल पर मोल, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनीशन है उसको हम लिखेंगे और जो इक्वेशन है उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इसमें क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, या आप लिख लें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required to remove valence electrons from gaseous, इसको अगर मज़ीद लिख लें कि आइसोलेटेड गैशियस एटम। आइसोलेटेड मीन के वो बॉन्डेड फॉर्म में ना हो, एटॉमिक फॉर्म में हो। आइसोलेटेड गैशियस एटम। अब इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद अगर इसका जो यूनिट हम लिखते हैं, एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज़, एनर्जी का बेसिकली जो यूनिट होता है आयनाइजेशन एनर्जी इज़
जो SI यूनिट होगा वो किलो जूल पर मोल होगा। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हमने लिखी हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या होगी और इसका जो दूसरा यूनिट क्या होगा। उसके बाद आगे हम तीसरी चीज़ लिखेंगे कि इक्वेशन से हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस भी लूँगा। उसके बाद इक्वेशन अगर हम लिखते हैं, इक्वेशन लेट m कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। IE स्टैंड्स फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या करेगी, इसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं तो यहाँ पे n पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि हम कहते हैं कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम की, फॉर एग्जांपल Na के लिए जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Na का मतलब क्या होगा, सोडियम, और इसके आउटर इलेक्ट्रॉन एक है जो कि रिमूव हो जाता है। सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो इसके लिए एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है वो 496 किलो जूल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है कि दोबारा से जो हमने डेफिनेशन लिखी थी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ भी सीखनी है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो कि लास्ट शेल आउटर शेल के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिट को डिस्कस किया, इसका यूनिट क्या होगा, और उसके बाद जो आगे मैंने चीज़ बताई कि केमिकल इक्वेशन से हम इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि इट टेल्स अस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus, attraction between the nucleus and the valence electrons, nucleus and valence electrons। ठीक है, अब हमें इससे हमने ये सीखा कि हमें ये बता रही है कि ये क्या चीज़ बता रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक और मैं बात लिख रहा हूँ कि हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर आर स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन between the nucleus and valence electrons results in higher ionization energy। इसका क्या मतलब हुआ कि smaller atoms have higher amount of ठीक है, अगर एटम का साइज़ कम है तो उसके एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे हमने यहाँ पे ये बात लिखी। उसके साथ मैं ये लिख लेता हूँ कि एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है कि इसके जो रिवर्स चीज़ है वो भी ट्रू होगी। रिवर्स का क्या मतलब होगा कि अगर इस स्टेटमेंट को हम रिवर्स कर देते हैं कि स्मॉलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन स्मॉलर आर लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, जिसके लिए हमने क्या लिख दिया है,
वाइस वर्सा। तो जब भी वाइस वर्सा वहाँ पे लिखते हैं, जब एक स्टेटमेंट का रिवर्स भी ट्रू होता है तो उसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, 2 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था आयनाइजेशन एनर्जी से, कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, बेसिकली ये एक पावर है इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल, फोर्स कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। ये क्या करती है, आउटर इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और इसको हम किस टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, किस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसको मैं एक डायग्राम से भी आपको बता देता हूँ मज़ीद, जो है कि हमने जो एग्जांपल लिखी थी, फॉर एग्जांपल जैसे हमने सोडियम की बात की थी, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, 1s2, 2s2, 2p, 6 और 3s1। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। ठीक है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। इसको अगर हम देखें तो इसके पहले शेल में आपको नज़र आ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और तीसरे शेल में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करना है। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कोई एनर्जी देना पड़ेगी। वो एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। और सोडियम के केस में वो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब जब आप इसको एनर्जी देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ज़रा इसको गौर से देखें, हमने इसको एनर्जी दे दी, जब एनर्जी देंगे तो ये कन्वर्जन होगी इनटू। ठीक है, अब इसको आपने गौर से देखना है। अब ज़रा देखें कि जो पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 के 2 मौजूद हैं। ठीक है, अब जो दूसरा है, ठीक है, सेकंड शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन्स था वो हमने यहाँ से रिमूव किया। अब रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए थी उसको हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी, और ये एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैट आयन के अंदर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोबारा से कि वो एनर्जी जो किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, इसको हम रिमूव करेंगे और इसके लिए एनर्जी देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और साथ में हम क्या लिखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने कहाँ पे लिखा था इस इक्वेशन को। ये देखें ज़रा कि m कोई भी एटम है जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितने नंबर, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा। सोडियम की हमने एग्जांपल ली थी, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी 1 आएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो पीरियोडिक ट्रेंड्स का है। अच्छा, पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि जो इसका ए पार्ट होगा
वेरिएशन इन अ ग्रुप, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन वर्टिकल कॉलम, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन, जैसे हमने पीछे लिखा था, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप, पहला पॉइंट हमने लिखा, उसके बाद क्या है कि द डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। उसके साथ जो अगला पॉइंट हम लिखेंगे और क्या हो सकता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है तो इसमें हम लिख रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, इसमें हम क्या लिख रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, अब अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो इसका क्या मतलब होगा, सो it is concluded that ionization energy decreases from top to bottom in a group। ठीक है, अब इसको ज़रा हम एक न्यूमेरिक डेटा से भी देखते हैं कि क्या ये बात हमने लिखी है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब आप ग्रुप में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, बिकॉज कि जो एटॉमिक साइज़ है या एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ कर रहा है। जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ कर रही है। आप आसानी के साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है। जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो साथ में क्या आता है, शील्डिंग इफेक्ट। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ कर रही होती है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, इसको ज़रा हम एक न्यूमेरिक डेटा से भी देखते हैं ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे हमने जो बात लिखी, अब ज़रा ये सामने आपके एक टेबल आ रहा है, इसको आपने तसल्ली के साथ देखना है। तो हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि जो ग्रुप है उसके अंदर, जो ग्रुप है हमारा, उसके अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी आपको नज़र आ रही है हाइड्रोजन की, वो कितनी है, 1312 किलो जूल पर मोल। जबकि लिथियम पे आप आ रहे हैं ये कितनी है, 1312। और जब आप लिथियम पे आ रहे हैं तो ये कितनी है, 520। सोडियम पे आ रहे हैं तो 496, पोटाशियम पे आ रहे हैं तो 419, रुबीडियम पे आ रहे हैं तो 403, सीजियम पे आ रहे हैं तो 7376। अब जो हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, न्यूमेरिक डेटा भी आपको क्या बता रहा है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, बिकॉज कि हमने जो रीज़न्स आप दी हैं वो आपने साथ याद रखनी है कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाती है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, अब ज़रा हम इसकी वेरिएशन लिखेंगे पीरियड के अंदर। इसका जो बी पार्ट है, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात है कि पीरियड के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एटॉमिक साइज़, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक साइज़ के ऊपर। एटॉमिक साइज़
remains constant in a period, ठीक है, सॉरी, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम, ये मैंने थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट के हवाले से लिख दिया है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस from left to right in a period, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साथ में हम यहाँ पे लिख रहे हैं अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है, सो इट इज़ difficult to remove electrons in these atoms, या आप लिख लें from these atoms, ठीक है। hence ionization energy increases from left to right, in a period, ठीक है। अच्छा, उसमें जो शील्डिंग इफेक्ट है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, उसमें जो शील्डिंग इफेक्ट है पीरियड के अंदर रिमेन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो बात लिखी गई है पीरियड के हवाले से, इसको भी हम देख लेते हैं न्यूमेरिक डेटा से। तो यहाँ पे अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में आप जाएं तो सबसे पहले अगर आप लिथियम को देखते हैं तो 520, 899, 801, 1086, 1402, 1314, उसके बाद 1681 और लास्ट पे 2081। तो पीरियड के अंदर जो है वो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। अब इसको ज़रा आप इसको भी पढ़ लेते हैं, ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी, आपका जो पेज नंबर है 58 है। उसके बाद इसकी जो सेल्फ चेक है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ये बात अभी हमने डिस्कस की। दिस इज़ बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट रिजल्ट्स इन अ weaker attraction of the valence electron to the nucleus, so they are easier to remove. This leads to a decrease in ionization energy from top to bottom in a group. ये जो सारी बातें डिस्कस की जा रही हैं ये किसके हवाले से हैं, ग्रुप के हवाले से, कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। रीज़न क्या होती है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज़ कर जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होता है। अब इसने कहा है कि विच एटम हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, सोडियम और लिथियम। तो सोडियम जो है डाउन द ग्रुप है तो इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। एज़ यू मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द शील्डिंग इफेक्ट remains unchanged, but little by little the nuclear charge increases. न्यूक्लियर चार्ज के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो इंक्रीज़ करता है, जिससे क्या होता है कि स्ट्रोंगर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्राम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। विच एटम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम और ब्रिलियम। तो राइट साइड पे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है, तो ब्रिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी
इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, अब ज़रा आप मेरे साथ आपका कोई क्वेश्चन भी है तो, नहीं तो अगर चैट के हवाले से हम आते हैं तो एग्जांपल 4.6 को हम डिस्कस करते हैं। अभी आपने मुझे आंसर करना है कि आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट दैट हैज़ स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी, बोरान और कार्बन में से किसकी स्मॉलर होगी, और दूसरा जो है बी पार्ट इसका, उसमें आपने मुझे बताना है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम होगी। ठीक है, बोरान और कार्बन को अगर देखें तो ये पीरियड के अंदर आते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 5 है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। और इसी तरह से अगर आप नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दें कि बोरान की एटॉमिक एनर्जी बी, बोरान। ठीक है, तो यहाँ पे है कि बोरान की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ नहीं होगी, कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। हमने यहाँ पे स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, बोरान की आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर होगी। ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे आप जाएंगे तो उसके बाद नाइट्रोजन और फास्फोरस में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी? ठीक है, नाइट्रोजन। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप किसके लिए लिखेंगे? नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। आप सारे बच्चों को जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी डेफिनेशन समझ आ गई है? ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे। तो यहाँ पे इसने लिखा है कि इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड, पीरियड के अंदर इंक्रीज़ करती है। द एलिमेंट दैट हैज़ स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी विल बी फर्दर द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर होगी वो लेफ़्ट साइड पे होगा पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे आपने सोल्यूशन इसने दिया है कि द एटम विद द स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी इज़ बोरान, और यहाँ पे द एटम विद द स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी इज़ फास्फोरस। आप सब ने जो आंसर दिया था वो नाइट्रोजन का दिया था, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन और फास्फोरस के हवाले से अभी जो डिस्कशन हम कर रहे थे, यहाँ पे नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। हमने किसकी आयनाइजेशन एनर्जी देखनी थी? स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन वर्सेस फास्फोरस। तो ग्रुप के अंदर ये मौजूद हैं, नाइट्रोजन 7 है और फास्फोरस 15 है। तो फास्फोरस का एटॉमिक साइज़ ग्रेटर है, इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, नाइट्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। नाइट्रोजन ग्रेटर होगा, फास्फोरस। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, इसको आपने दोबारा से चेक करना है। अब ज़रा हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा सेल्फ चेक का है, विच एटम हैज़ द स्मॉलेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बोरान और नाइट्रोजन? ए का है बोरान वर्सेस नाइट्रोजन। बोरान 5 है और नाइट्रोजन क्या है? 7 पे है। इसको ज़रा चेक करें। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, बोरान और कौन सा है? नाइट्रोजन। ज़रा आप ऑप्शन दें फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बोरान यहाँ पे है, आप पीरियोडिक टेबल को भी देख सकते हैं, साथ साथ बोरान और नाइट्रोजन किसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो स्मॉलर होगी? यस, बोरान। तो बोरान की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो स्मॉलर होगी, जो लेफ़्ट साइड पे होंगे पीरियड के अंदर वो स्मॉलर एनर्जी की होंगी। ठीक है, यस। अच्छा, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम हमारे पास कहाँ है? दिस वन बेरिलियम, और सेकंड वन कहाँ पे है? मैग्नीशियम। ये किस में है? ग्रुप के अंदर है। तो किसकी स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी होगी? मैग्नीशियम वर्सेस बेरिलियम वर्सेस मैग्नीशियम, किसकी स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी होगी? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम की जो है वो स्मॉलर होगी क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, क्लियर है सबको?
ठीक है, आपको क्लियर नहीं हुआ इरसा नईम? इसमें आप देखें ट्रेंड्स हमने जो लिखे थे, मैं दोबारा से लास्ट पे इसको कंक्लूड करूँगा। एक मुझे लास्ट पे जो चेक कर लेते हैं कार्बन और सिलिकॉन को, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। लास्ट पे कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन को आप चेक करें किसकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, इसके ट्रेंड्स को आपने रिपीट करना है। कार्बन वर्सेस सिलिकॉन, दोनों में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी? ठीक है, सिलिकॉन की। अब ज़्यादातर बच्चों को इसके ट्रेंड्स का अंदाज़ा हो गया है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। तो ये आपके फ्री के नंबर हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये आप फ़ौरन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं कंक्लूड करता हूँ कि आज के लेसन में हमने क्या चीज़ सीखी। आप ज़रा जो इरसा नईम है वो इसको देखें। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था आयनाइजेशन एनर्जी, उसके पीरियोडिक ट्रेंड्स, डेफिनेशन क्या थी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। वो एनर्जी जो किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इसको यूनिट्स क्या होते हैं? किलो जूल पर मोल। उसके बाद को इसकी इक्वेशन हमने लिखी थी, आयनाइजेशन एनर्जी को आई डॉट ई लिखते हैं। एम कोई भी एलिमेंट है, इसके आउटर इलेक्ट्रॉन से हमने एन इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, उसके ऊपर एन पॉजिटिव चार्ज आया। जो एनर्जी हमने ऐड की वो क्या थी? आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो हमें एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? 496। अब ये 496 क्या है? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। उसके बाद ये आयनाइजेशन एनर्जी हमें बताती क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिन एटम्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्ट्रॉन्गर होती है, उसके लिए हायर आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। जिनकी अट्रैक्शन वीक होती है वहाँ पे कम से कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो सकता है। उसके बाद जो हमने सोडियम की एग्जांपल लिखी थी कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 496। तो सोडियम कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स लिखे कि ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है बिकॉज के एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करेगा तो अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगी, जिसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज़ करती है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और बात लिखी कि पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता इंक्रीज़ करता है, सॉरी डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ करने के साथ साथ क्या होगा कि एक बात हमने और नहीं लिखी, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का पुल है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इस स्ट्रॉन्गर पुल को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट हम अगला जो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ 2 टॉपिक्स हमारे रहते हैं। फिर आगे फर्दर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और रोज़ का रोज़ आप साथ साथ काम करें। और हमारे YouTube पे जो लेक्चर अपलोड होते हैं वहाँ पे भी अपने कमेंट्स किया करें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आपको कौन सी चीज़ समझ आ रही है और कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी हमारे MCQs आते हैं, वहाँ पे भी अपनी आप पार्टिसिपेशन शो किया करें। ठीक है, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।